अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। जर्मनी दुनिया की चौथी मजबूत मईशत, यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस। ये बात बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे थे, मैं भी जानता था, लेकिन इसका सही अंदाज़ा तब हुआ जब 2010 में आपके भाई को जर्मनी जाने का शर्फ हासिल हुआ। चंद दिन मैं वहाँ रुका और मैंने देखा वहाँ का लाइफस्टाइल। लोग बसेस में, फेरीज़ में, बाइसिकल्स पे, ट्रैम्स में और ट्रेन्स, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ट्यूब्स में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की ज़रूरत नहीं थी। और हम कराची वाले तो ये देख के वैसे ही मुतासिर हो जाते हैं। तालीम की बात की जाए तो वहाँ पे जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो आप उसको किंडरगार्टन स्कूल भेजते हैं छोटे बच्चों के, और वहाँ पर आपको बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे देती है हुकूमत। और ये तकरीबन 200 यूरो पर चाइल्ड से भी ज़्यादा का अमाउंट है, और हर चाइल्ड के ऊपर आपको मिलता है। और ये आपको तकरीबन 18 साल की उम्र तक आपके बच्चे को मिलता रहता है। तालीम बिल्कुल मुफ्त है, डबल मज़े। और अगर बच्चा 18 साल के बाद तालीम कंटिन्यू रखना चाहे तो 25 साल तक ये अलाउंस मिलता रहता है, और उसके बाद फिर आगे मज़ीद पढ़ना चाहे तो स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जाती है। सेहत की बात कर ली जाए तो एक वहाँ पे हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ केयर वहाँ पे कवर हो जाता है। मुलाजमत की बात कर ली जाए तो वहाँ भी प्रोटेक्शन है, यानी अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए, जैसा पाकिस्तान में बहुत होता है ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में, तो हुकूमत आपको आपकी जो पिछली आमदनी थी उसका 70% तक अलाउंस की सूरत में हर माह ट्रांसफ़र कर देती है। और अगर 1 साल बाद भी नौकरी ना मिले तो अगले 2 साल के लिए ये अमाउंट 55 से 60% तक हो जाता है। और अगर 3 साल बाद भी आपको काम ना मिले तो आप सोशल सेफ्टी नेट स्कीम में चले जाते हैं, जहां पर हुकूमत आपके न सिर्फ घर का किराया अदा करती है बल्कि हर फैमिली मेम्बर के हिसाब से 370 यूरो पर मंथ भी पे करती है। और इसी तरह की प्रोटेक्शन जो है बिज़नेसमैन को भी हासिल है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का हाल बुरा है, फ्लॉप हो रहा है, लॉस में जा रहा है, तो यही प्रोटेक्शन मिलती है। 70% तक आमदनी का पहले साल आपको मिल जाता है, और उसके बाद अगले साल 55 से 60%। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपका बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, आप बैंकरप्ट हो गए, तो उस सूरत में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक उसमें ऑप्शन सोशल सेफ्टी नेट का भी है, जो कि सैलरीड पर्सनस के केस में था। तो यहाँ भी आपकी प्रोटेक्शन मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जर्मनी कैसे जा सकते हैं और वहाँ जाके काम कैसे ढूंढेंगे और क्या परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। यही आज की वीडियो का टॉपिक है, और इसके लिए हमने हेल्प ली है मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स से, फ्रेंड्स से, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं कुछ, उनसे ली है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना। देखिए, जर्मनी के अंदर एडमिशन यूनिवर्सिटीज के तकरीबन दो बड़े तरीके हैं। एक तो ये कि uni-assist.de एक वेबसाइट है जो कि DWD डार्ट जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर की जाती है। और इस वेबसाइट में क्या है कि आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक ही वक्त में बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा और फिर वो आपको एडमिशन लेटर जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, एक बार आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद आपका क्या प्रोसेस है? वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या प्रोसेस करना होता है? देखिए, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपको एचईसी से अपनी डिग्री रिकग्नाइज करानी पड़ेगी ऑलमोस्ट इन मोस्ट केसेस। उसके बाद फिर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके पास लेटर आ जाता है तो फिर आपको एम्बेसी या कराची के कॉन्सुलेट जो है वो बताएगी कि आपको और रिक्वायरमेंट्स क्या पूरी करनी है। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के बाद फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सो अगर 10,000 यूरो फॉर एग्जांपल बनती है कॉस्ट, तो आपकी 19 लाख रुपए पाकिस्तानी तकरीबन आपको देने हैं। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या होता है? ये पैसे आपके खर्च हो जाते हैं या आपने अपने ऊपर ही इस्तेमाल करने हैं? इसमें वीज़ा फीस कितनी है या वीज़ा फीस अलग से है? ये बताएं थोड़ा सा। ये 1 साल का लिविंग एक्सपेंस कहलाता है, और ये आपको ब्लॉक अकाउंट की शक्ल में पाकिस्तान से ट्रांसफर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सॉरी एट द टाइम ऑफ गेटिंग योर वीज़ा। ये पैसे आपको जर्मनी में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और फिर आप जर्मनी में आके वो अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। मींस अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए यूज करेंगे आप। तो ये 1 साल का खर्चा कहलाता है। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये मंथली पड़ेगा तकरीबन 850 यूरो पर मंथ। और ये पैसा रिफंडेबल होता है? अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं? जब आप वीज़ा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं?
आप वहाँ पे कितना काम कर सकते हैं लीगली, क्या काम करके आप अपनी जो लिविंग कॉस्ट है उसको कवर कर सकते हैं, फ़ीस कितनी होती है, क्या वो कवर हो सकती है, और मज़ीद क्या चैलेंजेस होते हैं। इस तरीके से है कि जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स हैं, या जिस तरीके से हम प्रोविंस का लफ्ज यूज़ करते हैं, 16 प्रोविंसेस समझ लें आप। इसके अंदर बाटन वुटनबर्ग एक ऐसी स्टेट है जो फीस जिसमें है। बाकी 15 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर फीस जो है वो इतनी नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत ही मिनिमल फीस है, जैसे कोई 150 यूरो, 200 यूरो, 250 यूरो सेमेस्टर की। तो ये फीस को निकालना एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होता है। अगर आप बाकी स्टेट्स के अंदर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाटन वुटनबर्ग के अंदर आपको एटलीस्ट 1500 यूरो पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। और तो मेरा मशवरा ये होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि जो 15 अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको फीस नहीं देनी पड़ रही, यानी कि 200-250 यूरो से ज़्यादा फीस ना देना पड़े, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। क्योंकि उसमें आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी जो आपको देनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। जब आप 1 साल के पैसे लेके आते हैं तो आप यहाँ पे अगर आने के बाद काम करना शुरू कर दें तो वो फिर प्रोसेस इस तरीके से होता है कि आपके खर्चा होता रहता है, लेकिन आप कमाते भी रहते हैं साथ साथ। तो आपके काफ़ी हद तक जो खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख के आएँ, जैसे A1 या A2 जो है वो करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, अदरवाइज आपके और जॉब के ऑप्शंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है और जर्मन कितना ज़रूरी है, तो आई वुड हैव आल्सो learned German for sure before coming here, because that is the ideal time. आपका बैचलर्स खत्म हुआ, आपने 1 साल जर्मन सीखी अच्छे तरीके से, और फिर आप यहाँ आए. That's how it should be done ideally. Unless आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप आ जाएं बगैर जर्मन सीखे, कि आपको घर से पैसे मिलते रहे हर महीने और आप यहाँ आराम से रह रहे हैं, जो कि मैंने किया. लेकिन तो ऑलमोस्ट 1.5 year आई डिड दैट. और वो ऐसा नहीं है कि मैंने उस 18-16 months में मैंने नहीं ढूंढी जॉब. आई वॉज लुकिंग फॉर इट. Every place has a German requirement. Every place, even like unskilled work. I'm not talking about white collar work. For example, H&M का स्टोर है, अगर मुझे वहाँ पे सेल्स लेडी बनना है, उसके लिए भी मुझे जर्मन चाहिए. ऑब्वियसली अगर कोई ऑफिस जॉब है तो उसके लिए भी आपको जर्मन चाहिए. आप वो 10,000 यूरोज लेके आए हैं, वो 1 साल में खत्म हो जाएंगे. 1 साल में आपका वो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा. उसके बाद सर्वाइव करना इज अप टू यू. अब आपने वो 10,000 यूरो एवरी मंथ आपने उसमें से कुछ सेव किया था, तो यू हैव अ लिटिल क्वेश्चन. अगर आपने इन 1 साल के अंदर एक जॉब कर ली, देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर, यू कैन सर्वाइव. Without it, obviously it's impossible. You have no benefits available to you. For example, um, अगर कोई एक होमलेस आदमी है यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स हैं. वो कभी उसको खाना भी मिलेगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी मिलेगी, उसको जॉब भी ढूंढ ढूंढ के वो लोग देंगे. लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यू डोंट क्वालिफाई फॉर दैट. आपको अपने ही पैसा खर्च करना है. आपको या तो पाकिस्तान से पैसा आएगा या तो आप यहाँ पे अर्न करेंगे. इवन ऑन अ स्टूडेंट वीजा जिसपे हम सारे आते हैं, यू आर ओनली अलाउड टू वर्क, you are only allowed to earn up to 450 euros, 480 euros a month. उससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकते, क्योंकि अगर आप अर्न करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा. आप ज़्यादा आवर्स काम कर रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं, आपको एक सर्टेन आवर्स अलाउड है काम करना. जो शहर आपने डिसाइड करना है, आपने सिर्फ ट्यूशन फीस देख के डिसाइड नहीं करना, आपने लिविंग कॉस्ट भी देखनी है. खाना पीना कितना महंगा है, किताबें कितनी महंगी हैं, रहना कितना महंगा है, रेंट्स किस तरीके के हैं, मिनिमम वेज क्या है वहाँ पे, बिकॉज हर स्टेट की अलग मिनिमम वेज है. तो लेकिन अगर मिनिमम वेज कहीं की ज्यादा है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा है, वहाँ की लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ कैलकुलेटेड डिसीजन. आप खाली ट्यूशन फीस देख के आप नहीं आ सकते. जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद का मरहला और भी मुश्किल है कि आप काम कैसे ढूंढें, प्रोसेस होता क्या है, और ऐसे कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर ज़्यादा आसानी होती है वर्क ढूंढने में और परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने में, और कौन सी हैं जहाँ पर आपको चांस बहुत कम होता है सेटल होने का. तो अब इसके बारे में जानते हैं. आइडियली
सिचुएशन ये होती है, आइडियल सिचुएशन बिल्कुल ये होती है कि आप एक जगह इंटर्नशिप स्टार्ट करें और आप अच्छा काम करें तो फिर वो आपको जॉब ऑफर कर देते हैं. दैट इज हाउ इट ideally goes for every student here. Because otherwise, you graduate after you submit your graduation is actually you submitting your thesis. because उसके बाद आपका स्टूडेंट वीजा रिन्यू नहीं हो सकता. आपने अपना थीसिस सबमिट किया तो आपने फिर जॉब सर्च वीजा अप्लाई करना है. उसमें जो है आपके पास 18 months होते हैं टू लुक फॉर अ जॉब. रह आप जो है सिर्फ जर्मनी में सकते हैं ऑन दैट जॉब सर्च वीजा, लेकिन आप जॉब जो ढूंढ रहे हैं वो आप यू कैन लुक ऑल ओवर यूरोप. तो दैट इज व्हाट माय प्लान इज कि as soon as I submit my thesis, I apply for my job search visa, and then I start looking for jobs पूरे यूरोप में, not just Germany. पैसे आपके पास होने चाहिए, 1.5 साल के लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ होने चाहिए. उसके अंदर फिर आपको प्लान पहले से करना चाहिए कि आप कितना यहाँ पे रहना चाहते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस आप किस तरीके से निकालेंगे. तो उसके लिए सेविंग्स या तो आप पहले से करके रखें, या जॉब किस जगह अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, किस शहर में अप्लाई करनी है, उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करके रखें. तो फिर आप यहाँ पे अगले 1.5 साल यहाँ रह के जॉब तलाश कर सकते हैं. अगर आप इन 1.5 साल में अपनी फील्ड की जॉब तलाश नहीं कर पाए तो फिर जर्मन गवर्नमेंट आपसे कहती है कि फिर आप जो है अपने मुल्क वापस जा सकते हैं. आप यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम आपको इतनी अर्निंग करनी होती है जो कि उस स्टेट के हिसाब से हो जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं. ये भी जहन में रखिएगा कि हर बंदा सेटल नहीं हो पाता. मैं पर्सनली ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो गए थे वहाँ पर, पढ़ा और स्ट्रगल किया, क्योंकि वहाँ पे लीगली सरवाइव करना जो है आसान है, लेकिन अगर आप कानून से हट के बाहर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है. तो वो लोग वापस आ गए. यानी हर कोई सेटल नहीं हो पाता, लेकिन सर्टन एरियाज़ हैं जैसा कि तकरीबन हर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यही इस वक्त ट्रेंड चल रहा है. इंजीनियरिंग हो गई, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, कोई बायोकेमिस्ट है, आईटी के लोग हैं, उनको ज़रा जल्दी फास्ट ट्रैक बेसिस पे वर्क मिल जाता है और फिर वो वहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई करके सेटल भी हो जाते हैं. देखिए, जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमी भी जिस तरीके से है इस वक्त कोविड के बाद, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं यहाँ पे. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आईटी के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और आगे भी जॉब्स काफ़ी होंगी, क्योंकि जर्मनी को हर साल 3 से 4 लाख एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, और ये 2030 तक इनका आइडिया है कि इनको तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए होंगे. तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान से, उनका तो यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा स्कोप है अगर वो यहाँ प्लान करके आना चाहें. Applications are easy. For example, there are some countries, कुछ countries हैं जिनके लिए अप्लाई करना ज़्यादा आसान है. For example, Netherlands, because वहाँ पे अंग्रेजी का रुझान ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है. आप वैसे भी जाएं तो सबसे ज़्यादा आपको यही रियलाइज होता है कि बहुत इंग्लिश बोली जाती है. और तो वहाँ पे आप अप्लाई करें, अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप रेजिडेंस परमिट के लिए, वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वो ब्लू कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं. कि अगर मैं 55,000 यूरोज अ ईयर अर्न कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ अप्लाई. अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ तो आई थिंक मेरी रिक्वायरमेंट 40,000 यूरो है. अगर मैं आईटी में हूँ तो मेरी 48,000 है. इस तरह करके वो लेवल्स हैं. तो आपने अपनी फील्ड का देखना है कि आपने मिनिमम कितना, 5 साल तक मिनिमम आपने वो अमाउंट अर्न करनी है, और फिर आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब आप 4 साल काम कर लेते हैं और आप हर साल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट लाइक आप कोई अनस्किल्ड जॉब कर रहे हो, आप डब्बे पैक कर रहे हो 5 साल तक और आप कहें आप मुझे लाएं सिटीजनशिप दे दें. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपकी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. आपने वो 5 साल तक अर्न किया ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, फिर वो आप अप्लाई करेंगे, आपका जो ब्लू कार्ड है वो फिर सिटीजनशिप बन जाएगा, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, जर्मन पासपोर्ट. तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं खुलासा करके बताऊं तो आपको तकरीबन 10,332 यूरो यानी तकरीबन 20 लाख रुपए का ख़र्चा आएगा, जो एक लॉक्ड अकाउंट आपको जर्मनी में खोलना है. ये पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, आप ही के पैसे हैं, आपको वापस मिल जाते हैं. ये आपकी लिविंग कॉस्ट होती है. वो इंश्योर करते हैं कि भाई आप उनके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, ये पैसा आप अपने साथ लेके जा रहे हैं. जाते ही आप ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, आई थिंक 2-2,500 यूरो, और बाद में फिर पर मंथ आप कुछ ना कुछ इसमें से निकालते रहते हैं. दूसरा खर्चा आपका वीज़ा फ़ीस है, 75 यूरो है, तो 15,000 के करीब है.
ये 2 मेन एक्सपेंसेस हैं आपके। फ़ीस वहाँ आपने सुना स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा नहीं है, आप निकाल सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। सो आपने एडमिशन वहाँ पे जब ले लिया, उसके बाद आपने अच्छा एडमिशन के लिए आपने आइल्स का स्कोर जो मिनिमम 6 बैंड है, और अगर टॉफल की बात करूँ तो 213 है, कंप्यूटर बेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ले आए मिनिमम से तो ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ जाएँ, अपना पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जब तालीम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वर्क सर्च वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी इस दौरान आप काम ढूंढते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। 18 माह का टाइम आपके पास होता है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जितने माह आपने वहाँ रुकना है, 18 माह, 6 माह, 10 माह, उतने का आपको एक्सपेंसेस दिखाने हैं कि मेरे पास ये पैसे मौजूद हैं, मैं अपना ख़र्चा उठा सकता हूँ। ये वर्क सर्च वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। उस दौरान आप काम ढूंढते हैं, काम मिल जाएगा तो फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, और वहाँ से फिर आपकी राहें हमवार होना शुरू हो जाती हैं। वर्क वीज़ा आपका रिन्यू होता रहेगा जब तक आपके पास काम है, आप टैक्सेस भर रहे हैं, वर्क वीज़ा रिन्यू होता रहेगा। फिर एक पर्टिकुलर मुद्दत है, मेरे ख्याल से 7 साल जो उन्होंने बताई थी, जहाँ आपके 7 साल पूरे होते हैं आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात का ख्याल करना है कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से दुनिया में हर जगह जो ऑफिस वर्क है वो स्लो हुआ हुआ है, और जो पाकिस्तान में एम्बेसीज़ है उनका भी काम स्लो हुआ हुआ है। तो जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट के मुताबिक अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ केसेस में 1-1 साल का भी टाइम लग रहा है, जो आपका वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है। फिर एक बार आप अप्लाई कर देते हैं तो 5 से 10 हफ्ते आपको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप 1 साल या सवा साल एडवांस में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको अपनी जो टाइम है यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होने का, उससे पहले पहले आपका प्रोसेस हो जाए। वैसे तो अब वैक्सीन का सीन आ गया तो शायद काम थोड़ा सा तेज़ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो था खुलासा कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, और फिर रेजिडेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं और डिटेल्स चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे और इस जैसे मज़ीद टॉपिक्स पे हम वीडियोस करें, तो कमेंट्स, शेयर्स और लाइक्स की सूरत में हमें बताएं। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। जैसे हमने कनाडा और ब्रिटेन पे, बरतानिया पे वीडियोस की थी, हम इस तरह की और वीडियोस भी करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।